हेलो दोस्तों, सुनील इलेक्ट्रिकल के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो एसएमपीएस है, वो किस प्रकार वर्क करता है इसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। और साथ में जो इसकी आउटपुट वोल्टेज होती है, कोई भी एसएमपीएस है उसकी जो आउटपुट वोल्टेज है उसको कैसे हम एक कंपोनेंट की मदद से घटा या बढ़ा सकते हैं, चाहे कितने भी वोल्ट का अडेप्टर है, चाहे कोई चार्जर है, उसकी आउटपुट है वो किस प्रकार हम घटा बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल ही बारीकी तरीके से बताऊंगा दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद में एसएमपीएस कोई भी हो, चाहे आपके पास, रिपेयर की बात छोड़ें, आप खुद भी बना लेंगे अगर ये वीडियो आपने ध्यान से देख ली है तो। पहले भी जो वीडियो बनाई थी वो आप लोगों ने काफ़ी पसंद की थी, और उसके बाद में ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ क्योंकि कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि डायग्राम से हमें समझाओ इसके बारे में पूरा डिटेल से। तो मैं, और किस कंपोनेंट का क्या काम है, किस प्रकार वर्क करता है, किस प्रकार इसकी आईसी वर्क करती है, ये सारा इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है वीडियो को दोस्तों, क्योंकि स्किप करने से फिर कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो देखने का। जो स्किप करना चाहता है तो वो पहले ही चला जाए वीडियो से। अगर स्किप करके देखेंगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आने वाला है। अगर वास्तव में सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो वीडियो को करते हैं शुरू दोस्तों। देखिए दोस्तों, कोई भी एसएमपीएस है, कोई अडेप्टर है, कोई चार्जर है, सभी का टोटल है वो, सभी का सिद्धांत एक ही होता है। आपने एक समझ लिया तो आप कोई भी एसएमपीएस हो, चाहे 24 वोल्ट का है, चाहे 12 वोल्ट का है, चाहे 48 वोल्ट का है, सभी ही इस वीडियो से रिपेयर कर सकते हैं। तो ये वीडियो ध्यान से देखना दोस्तों। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी एसएमपीएस है उसके अंदर फेज़ और न्यूट्रल की सप्लाई होती है, आती है, इनपुट करते हैं हम कनेक्टर की मदद से या किसी की मदद से। उसके बाद में सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए या तो एक फ्यूज़ लगा दिया जाता है या एक रेजिस्टेंस लगा दी जाती है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी है, ये फ्यूज़ का ही काम करती है, बड़ी रेजिस्टेंस जो लगी हुई है। तो प्रोटेक्शन के लिए हमने फ्यूज़ लगाना होता है सर्किट के अंदर, तो हमने फ्यूज़ लगा दिया। अब ये जो एसी सप्लाई है इसको प्योर करने की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए एक एसी का कैपेसिटर भी लगाना होगा हमें। तो एसी का कैपेसिटर हमने ये यहाँ पर लगा दिया है। अब इसके बाद में ये जो एसी है अभी तक पूरी तरह से प्योर एसी के अंदर चेंज नहीं हुई है, तो इसके लिए इंडक्टर भी लगाया जाता है। इंडक्टर मैंने सर्किट के अंदर यहाँ पर नहीं लगाया, मैं लगाना भूल गया था। तो इसके बाद में ये इस जो इंडक्टर लगा है इसकी दो कॉइल बनी हुई है, जो एक तो न्यूट्रल के अंदर सीरीज में लगेगी और एक जो फेज है उसके अंदर सीरीज में लगेगी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इसके बाद में ये एसी सप्लाई है वो प्योर एसी के अंदर चेंज हो जाएगी। उसके बाद में जो आगे कंपोनेंट्स लगते हैं वो डीसी सप्लाई के अंदर काम करते हैं, तो इसलिए हमने इस एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई के अंदर अब चेंज करना है। तो डीसी सप्लाई के अंदर चेंज करने के लिए हमें ब्रिज रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमने ब्रिज रेक्टिफायर लगाया है। तो ब्रिज रेक्टिफायर लगा दिया। ब्रिज रेक्टिफायर का पॉजिटिव और नेगेटिव दो पॉइंट हमें मिल गए। ये जो लगाया है यहाँ पर लगा हुआ है ब्रिज रेक्टिफायर। तो इसके बाद में जो पॉजिटिव है वो सीधा ही हम, ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर वाली कॉइल लगी हुई है, इसके सीधे पॉजिटिव पर हमने दे देना है। अब नेगेटिव हमने क्यों नहीं दिया, क्योंकि जो आईसी इसके अंदर एसएमपीएस जितने भी होते हैं उसके अंदर या तो एन चैनल की मॉसफेट आईसी लगी होती है, जिससे इसके अंदर एन चैनल की मॉसफेट आईसी लगी है। लेकिन कुछ जो एसएमपीएस होते हैं उनके अंदर एन चैनल का मॉसफेट लगा होता है, जिससे ये एन चैनल का मॉसफेट लगा हुआ है। तो हमें एन चैनल का मतलब है कि ये जो आईसी और जो मॉसफेट हैं वो नेगेटिव सप्लाई की स्विचिंग करेंगे। तो हमें नेगेटिव सप्लाई को स्विचिंग करवाना था, इसलिए इसे डायरेक्ट हमने नेगेटिव नहीं दिया, नेगेटिव हमने आईसी से उठा कर दिया है इसे। और जो पॉजिटिव था, पॉजिटिव की हमने स्विचिंग नहीं करवानी, तो इसीलिए पॉजिटिव हमने इसको डायरेक्ट दे दिया। अब इसको पॉजिटिव डायरेक्ट मिल गया है, नेगेटिव बारी बारी से स्विचिंग के माध्यम से जैसे इसे मिलेगा तब ये ट्रांसफार्मर है काम करने लग जाएगा। बारी बारी से सप्लाई आएगी नेगेटिव, फिर बंद हो गई, आएगी बंद हो गई, इस प्रकार एक परिवर्तित प्रकार का यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर पैदा हो जाएगा वोल्टेज से, जो फिर इस कॉइल सेकेंडरी, जो इसकी सेकेंडरी है इसके अंदर, और एक जो ये फीडबैक वाली बाइंडिंग होती है इसके अंदर एक वोल्टेज पैदा कर देती है। तो अब देखते हैं कि इस ट्रांसफार्मर
को जो नेगेटिव सप्लाई है वो हम स्विचिंग करवानी है हमें, तो वो किस प्रकार स्विचिंग करवाएंगे। तो इसके लिए हमें या तो एन चैनल का मॉसफेट चाहिएगा या एन चैनल की मॉसफेट आईसी चाहिएगी जो नेगेटिव सप्लाई को स्विचिंग करवा सके। तो इसके लिए हमने ये आईसी ले ली है एक, जो इस एसएमपीएस के अंदर लगी हुई होती है, ये एन चैनल की आईसी होती है। तो जो इसकी पिन नंबर 7 और 8 है, इस आईसी की पिन नंबर 7 और 8 से हमने दोनों को इनको शॉर्ट करके इस वायर की मदद से सीधा ट्रांसफार्मर को दे दिया है। अब आईसी को नेगेटिव देना पड़ेगा तभी तो ये आउटपुट में नेगेटिव निकालेगी। तो आईसी को नेगेटिव देंगे तो नेगेटिव हमारा यहाँ तक आ चुका था, यहाँ से हमने नेगेटिव सप्लाई ली, सीधा आईसी की जो पिन नंबर 3 है इस पर दे दिया, इस पर दे दिया। अब इस आईसी को जैसे ही पल्स मिलेगी, अब पल्स देंगे तभी तो ये आईसी वर्क करेगी और तभी आउटपुट के अंदर इन दोनों को की शॉर्टिंग करवा के ये आउटपुट में हमें नेगेटिव सप्लाई है हमें भेज देगी। तो इसकी अब स्विचिंग करवानी है। तो स्टार्ट के अंदर आईसी जो लगी हुई है उसको पल्स देने के लिए हमने एक यहाँ पर ये जो 104 नंबर पीएफ है ये, और देखिए यहाँ पर लगा हुआ है ये जो है कैपेसिटर डायोड, और ये जो पीएफ लगा हुआ है छोटा, तो इनकी मदद से इस आईसी को सबसे पहले छोटी सी पल्स मिलेगी। इस पल्स के मिलने पर ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है सर्किट के अंदर, इनको जब सप्लाई मिलती है तो ये छोटी छोटी कैपेसिटर है वो एक बार चार्ज होता है एक बार डिस्चार्ज होता है, इस प्रकार वो बार बार चार्ज डिस्चार्ज होता है तो छोटी सी पल्स पैदा हो जाती है वहाँ पर। ये छोटी सी पल्स ही इस आईसी के पास चली जाती है और इस छोटी पल्स को ये बड़ा करके इस ट्रांसफार्मर के पास हमें भेज देता है। इसको पल्स मिलेगी, ये जो नेगेटिव सप्लाई है वो यहाँ तक पिन नंबर 3 पर आ रही थी, जैसे इसको पल्स मिली इसने पिन नंबर 7 और 8 के साथ है वो जो 3 नंबर पिन है वो शॉर्ट हो जाएगी और स्विचिंग के माध्यम से बार बार शॉर्ट होगी और बार बार कनेक्शन बनेगा, बार बार कनेक्शन है वो हटेगा, तो इनके बीच में कनेक्शन बन जाएगा। कनेक्शन बनते ही पिन नंबर 7 और 8 पर जिस प्रकार पल्स मिल रही है उसी प्रकार स्विचिंग होगी। स्विचिंग के माध्यम से नेगेटिव है वो इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पर पहुंच जाएगा। इसके अंदर 3 वाइंडिंग होती है इस ट्रांसफार्मर के अंदर, एक जिसे सप्लाई दी जाती है वो, और 2 आउटपुट वाली होती है, एक तो सेकेंडरी में होगी और एक प्राइमरी वाली साइड के अंदर ही 2 वाइंडिंग होती है। तो ये एक छोटी वाइंडिंग होती है वो फीडबैक के लिए होती है। अब जैसे ही ट्रांसफार्मर ने प्लस पहुंच रहा था, नेगेटिव जैसे मिला तो इसने वर्क करना शुरू कर दिया, और जैसे ही इसने वर्क करना शुरू किया तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, वो जो इस कॉइल और इस कॉइल के अंदर एक वोल्टेज पैदा करेगी। प्राइमरी के अंदर फीडबैक के लिए ये वाइंडिंग होती है, ये प्राइमरी की सेक्शन के अंदर ट्रांसफार्मर के फीडबैक के लिए वर्क करती है। तो प्राइमरी के अंदर ढंग से वोल्टेज बनी है या नहीं बनी उसके लिए ये वाइंडिंग है, इसके अंदर वोल्टेज पैदा होगी और ये इसको बताएगी कि हाँ प्राइमरी के अंदर वोल्टेज बन चुकी है। तो जैसे ही इसके अंदर वोल्टेज पैदा होगी तो ये यहाँ से होती हुई पिन नंबर जो 6 है, पिन नंबर 6 पर इसे पल्स के रूप में ही एक सिग्नल भेज देगी, इसको सिग्नल दे देगी, तो आईसी को पता चल जाएगा कि हाँ इसकी प्राइमरी के अंदर वोल्टेज पैदा हो गई है। अब वोल्टेज पैदा होने के बाद में इसकी सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज भी पैदा होगी। सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज पैदा हुई है या नहीं हुई उसकी जांच के लिए भी एक चीज़ लगाई जाती है, ऑप्टो कपलर जो लगा दिया जाता है यहाँ पर। प्राइमरी के अंदर तो ये है फीडबैक के लिए, लेकिन सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज नहीं बनी है या बन चुकी है उसका पता करने के लिए एक लगा दिया जाता है ऑप्टो कपलर, और एक सर्किट अलग से लगा दिया जाता है जिससे आईसी को ये है वो सेकेंडरी की वोल्टेज का सिग्नल है भेजेगी। पहले ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज बना देगा, लेकिन सेकेंडरी के अंदर कम ज़्यादा किस प्रकार वोल्टेज बन रही है नहीं बन रही, तो उसका सिग्नल है वो भेजने का काम करता है ये ऑप्टो कपलर। तो ये सर्किट है वो किस प्रकार काम करता है वो मैं बताता हूँ आपको। सेकेंडरी की बात करते हैं। अब देखिए इसकी प्राइमरी ने इसके अंदर वोल्टेज पैदा कर दिया, अब इसके अंदर वोल्टेज पैदा होगी, इस वोल्टेज ये एसी वोल्टेज पर काम करेगा क्योंकि ये पल्स है वो एसी की तरह काम करेगी यहाँ पर, तो इसके अंदर एसी वोल्टेज ही पैदा होगी, और जो ट्रांसफार्मर होता है हमेशा एसी वोल्टेज पर ही काम करता है, डीसी वोल्टेज पर वो काम नहीं करता। तो यहाँ पर भी इसकी जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी के अंदर भी एक
AC वोल्टेज ही पैदा होगी, लेकिन हमें इस AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में वापस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो आगे कंपोनेंट है वो DC सप्लाई से चलते हैं, तो AC सप्लाई हमारे कुछ काम की नहीं है। तो इनको वापस DC में चेंज किया है। देखिए जो सेकेंडरी होती है इसकी ट्रांसफार्मर की, उसके अंदर एक ही वाइंडिंग होती है और इन वाइंडिंग से ही एक वाइंडिंग से ही अलग अलग टैपिंग निकाल ली जाती है, अलग अलग जगह से अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से। देखिए जैसे ये ग्राउंड है वो सबका कॉमन है, तो अगर हमें 24 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, DTH की सप्लाई होती है 24 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट। तो 12 वोल्ट 24 वोल्ट हमें जैसे चाहिए सप्लाई, तो ग्राउंड को एक ले लिया हमने और एक पूरी वाइंडिंग को ले लिया। और अगर 12 वोल्ट सप्लाई चाहिए तो ग्राउंड तो ये सबका कॉमन रहेगा, 12 वोल्ट हमने इस वाइंडिंग के बिल्कुल बीच से ले लिया, तो हमें 12 वोल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। 5 वोल्ट थोड़ा कम से टर्न के हिसाब से वो अलग अलग उठानी होती है हमने वोल्टेज। तो अब इस जो AC सप्लाई है इसको DC में चेंज करना होता है, इसलिए हमने सबके यहाँ पर एक एक डायोड लगा दिया है जो इस AC वोल्टेज को DC में चेंज कर देगा। तो अब ये जो वोल्टेज होती है वो प्योर DC नहीं होती है, इनको प्योर DC के अंदर वापस चेंज करना पड़ेगा, तभी तो आगे जो सिस्टम हमने लगाना है, चाहे कोई भी है SMPS चाहे कोई भी है, उस आगे पूरी प्योर DC सप्लाई चाहिए होती है, हमें किसी से जोड़ना होता है। तो पूरी DC सप्लाई के लिए हमने कैपेसिटर भी लगाने होते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये वो डायोड हैं जो वापस इसको DC के अंदर कन्वर्ट, इसकी सेकेंडरी के अंदर जो वोल्टेज बन गई है इसको ये वापस DC सप्लाई के अंदर चेंज करेंगे, और ये DC सप्लाई फिर वापस फिल्टर की जाएगी इन कैपेसिटर के माध्यम से। तो हमने सबके साथ जितनी भी सप्लाई है ग्राउंड सबका कॉमन कर दिया है, और सबके साथ हमने पॉजिटिव के साथ एक एक कैपेसिटर जोड़ दिया है। DC के कैपेसिटर लगे हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मैंने लिख रखा है। अब देखिए इसकी सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज पैदा हो गई है। अब जो ऑप्टोकपलर वाला फीडबैक वाला सेक्शन होता है, इसके अंदर वोल्टेज बनी है या नहीं बनी, या कम बनी है या ज़्यादा बनी है, तो वो इसी के हिसाब से सेट किया जाता है आगे कि हाँ। अब जो यहाँ पर लगा होता है ये एक रेगुलेटर IC लगी होती है, ये जो है रेगुलेटर IC 431 नंबर होता है इसका। ये ट्रांजिस्टर नहीं होता, रेगुलेटर IC होती है। हमें जितनी भी आउटपुट के अंदर वोल्टेज चाहिए होती है उसको इसी से निर्धारित किया जाता है, इस सर्किट से, कि हमें इतनी वोल्टेज ही चाहिए। तो इस सर्किट को हम चेंज कर सकते हैं। इस सर्किट को चेंज करने के बाद में हम इसकी जो आउटपुट की वोल्टेज होती है उसे घटा या बढ़ा सकते हैं। देखिए जो जैसे ही यहाँ पर वोल्टेज है बनेगी, इसके हिसाब से हमने यहाँ पर सेट कर रखा है कि हमें इतनी ही वोल्टेज चाहिए, और ये उसके हिसाब से इस ऑप्टोकपलर के माध्यम से इस IC को सिग्नल भेजेगा कि हमें आउटपुट में इतनी ही वोल्टेज चाहिए, तो इतनी ही वोल्टेज है वो IC बनाती है। जैसे ही वोल्टेज बन जाती है तो ये सिग्नल भेजता है। अगर ये सिग्नल ना भेजेगा तो आउटपुट में हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगी। तो ये जो है इसके अंदर ये जो रेजिस्टेंस लगी होती है, देखिए आपको मैं वोल्टेज आउटपुट में, अगर आपको कोई भी अडेप्टर है या चाहे कोई SMPS है, कोई भी चीज़ है, तो आपको इसकी आउटपुट वोल्टेज के अंदर डिफरेंस करना है, या अगर घटाना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं। जैसे ये है तो इसके पास ही एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये रेजिस्टेंस हमने आउटपुट वोल्टेज के हिसाब से यहाँ पर फिक्स करके रख रखी है। जिस प्रकार हमें वोल्टेज चाहिए उसी प्रकार हमें उसी हिसाब से हमने ये रेजिस्टेंस लगा दी है, जिससे हमें फिक्स वोल्टेज मिल जाए। अगर ये जो रेजिस्टेंस होती है इसको कम या ज़्यादा करते हैं तो वोल्टेज घटा या बढ़ा भी सकते हैं हम। इसको कम करने पर हमें वोल्टेज है वो ज़्यादा मिलेगी, और इसको अगर ज़्यादा कर देते हैं रेजिस्टेंस को तो वोल्टेज है हमें आउटपुट के अंदर कम मिलेगी। तो ये वो रेजिस्टेंस है, वो देखिए आप यहाँ लगा सकते हैं, प्रीसेट लगा सकते हैं। यहाँ पर आपके पास अगर प्रीसेट पड़ा है 10K का, 20K का लगा सकते हैं, 50K का लगा सकते हैं। ये है इस रेजिस्टेंस को बदल कर, ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है ये वाली रेजिस्टेंस ही है। ये जो रेजिस्टेंस है वो ये रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम घटा बढ़ा कर इसको रेजिस्टेंस के माध्यम से इसको सिग्नल दे देंगे हम कि हमें इतनी वोल्टेज चाहिए। अब तो ये है वो आगे ऑप्टोकपलर को इसी हिसाब से सिग्नल भेजेगा, और ये IC फिर उसी हिसाब से वोल्टेज है वो आगे निकालने लग जाएगी। तो अगर आपको किसी भी SMPS के अंदर वोल्टेज घटानी बढ़ानी पड़ती है तो आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो एक प्रीसेट लगाकर चेंज कर सकते हैं।
चाहे वो कोई भी एक। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आउटपुट की वोल्टेज आप बढ़ाने जा रहे हैं, कोई है जैसे ये एसएमपीएस है, किसी भी एसएमपीएस की आप वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। जैसे ये एसएमपीएस लगा हुआ है, तो इसके पास भी ये देखिए, इसके यहाँ पर ये सेम टू सेम ही 431 रेगुलेटर आईसी लगी हुई है, और ये इसके पास रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके हम घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके साथ हमें एक चीज़ और भी चेंज करनी पड़ेगी। अगर वोल्टेज हम घटा रहे हैं तब तो ठीक है, चल जाएगा काम। नहीं तो अगर वोल्टेज अगर हम बढ़ा रहे हैं तो ये जो कैपेसिटर लगे होते हैं उस सप्लाई के लिए, जिस सप्लाई को आपने घटाना है या बढ़ाना है, या सीधा ही 12 वोल्ट का या 24 वोल्ट का अडेप्टर है तो वो तो सिंगल सप्लाई निकालते हैं। तो उसके लिए जो कैपेसिटर लगा हुआ है फिल्टर करने के लिए, उस कैपेसिटर को भी आपने बदलना होगा। क्योंकि अगर वोल्टेज आपने बढ़ा दी है लेकिन कैपेसिटर है वो उतनी पावर का नहीं लगा हुआ है आपका, तो ये कैपेसिटर है वो सही से ढंग से काम नहीं करेंगे और ये फट भी जाएंगे। तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, इनको बदलना ज़रूर है। अब ये किस हिसाब से आपने लगाने हैं, कोई भी एसएमपीएस है, अगर जितनी भी आउटपुट हमने वोल्टेज निकालनी है, आउटपुट जितना भी लेना है हमने, तो जितना आउटपुट, जैसे हमने 12 वोल्ट आउटपुट लेना है तो आउटपुट के हिसाब से ही हमें कैपेसिटर लगाना है। 12 वोल्ट के लिए हम 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगाते हैं। वोल्टेज है डबल करके लगाएंगे तो इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो जितनी भी वोल्टेज हमने आउटपुट में लेनी है उसका डबल है वोल्टेज का कैपेसिटर हम लगा देंगे। देखिए अब किस प्रकार ये वर्क करेगा। देखिए इसका जो पिन नंबर 1 होती है, इस प्रकार जैसे मैं रख लेता हूँ इसको, तो इसकी आप देखिए पिन नंबर 1 इधर है, 2 नंबर और 3 नंबर हो गई। पिन नंबर जो 1 होती है इस पर हमें 5 वोल्ट की सप्लाई देनी होती है, और पिन नंबर 2 इसकी होती है ग्राउंड, और ये पिन नंबर 3 है वो सीधी जाएगी ऑप्टो कपलर के पास में। अब ऑप्टो कपलर के पास में जाएगी, देखिए जैसे ही ये आउटपुट है वो इस ऑप्टो कपलर को भेजेगा इसके माध्यम से पिन नंबर 2 पर। तो ऑप्टो कपलर के अंदर एक एलईडी लगी होती है, आईआर एलईडी एक, और एक लगा होता है इसके अंदर ट्रांजिस्टर, जिसके बेस पर वो एलईडी है फ्लैश मारती है, प्रकाश डालती है, जिससे ये दोनों हैं आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार स्विचिंग होती है इनकी, और स्विचिंग होने पर ये इसका एक पॉइंट है वो एक ग्राउंड रहता है, और दूसरा जैसे स्विचिंग होगी ये इसके माध्यम से पिन नंबर 5 पर सिग्नल भेज देगी, और उसी हिसाब से फिर ये आउटपुट वोल्टेज है वो निकालना लग जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपको वीडियो में कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। धन्यवाद।